हेलो इन्फिनिटी स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर बिगिन करने जा रहे हैं जो कि क्लास 11th के सिलेबस में आता है एनसीईआरटी। ठीक है, सेल बायोलॉजी वाला जो चैप्टर है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये चैप्टर हम आज बिगिन करने वाले हैं। राइट, क्लास 11th का है ये। अच्छे से डीप में पढ़ेंगे हम लोग वीडियो बाय वीडियो। इस सेल वाले चैप्टर के सीरीज़ में कम से कम 10 से 12 वीडियोज़ आएंगी। हर एक पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उनके फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि कॉम्पिटिटिव लेवल तक पूरी तरीके से कवर किया जाए इस टॉपिक को, इस चैप्टर को। ठीक है, 11-12 के जो टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आज हम बिगिन करते हैं। ठीक, तो सेल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये स्टार्ट करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि सेल होती क्या है, व्हाट इज़ सेल। ठीक है, लोअर स्टैंडर्ड्स में आपने पढ़ा होगा, लगातार आप सुनते रहते हैं, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड्स प्रेजेंट हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करनी है कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल का मतलब क्या होता है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को स्ट्रक्चर देना। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका स्ट्रक्चर जिस किसी भी टाइप का है। ठीक है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप का होता है। ह्यूमन बींग्स का स्ट्रक्चर अलग है, एक एम्यूबा का स्ट्रक्चर अलग है, एक एलिफेंट का स्ट्रक्चर अलग है, एक जिराफ का स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, तो हर जो भी स्पीसीज़ है उनका जो भी स्ट्रक्चर है, उनके बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर किस चीज़ से बना हुआ है, वो सेल से बना हुआ है। ठीक है, कहने का ये मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर कौन देता है, मास कौन प्रोवाइड करता है, वो सेल करता है। इसीलिए हम सेल को क्या कहते हैं, इट इज़ स्ट्रक्चरल, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। मतलब छोटे छोटे सेल्स मिलके एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। राइट, अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं फंक्शनल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फंक्शनल। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए, सर्वाइवल का मतलब क्या होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा अलाइव रहने के लिए कुछ बेसिक प्रोसेसेस हैं जिनका स्मूथली होते रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे डाइजेशन, एक्सक्रीशन, है ना, रेस्पिरेशन, ये सारी प्रोसेसेस अगर लिविंग बीइंग के अंदर कंटिन्यूसली स्मूथली कोऑर्डिनेट कर रही हैं तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। राइट, तो जितने भी ये फंक्शंस हैं इनको करने का काम किसका है, सेल्स का है। तो पहली चीज़ कि सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर देते हैं और इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जितने भी फंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं जैसे डाइजेशन, एक्सक्रीशन है, ठीक है, इस तरीके के फंक्शंस को करने का काम भी किसका है, सेल का है। ठीक है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, इसीलिए सेल को क्या कहा गया, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। राइट, तो ये तो बेसिक सी थोड़ी थ्योरी हो गई थी। आज वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थोड़ी सेल की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका इतिहास हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सेल को देखा किसने था, किस लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल देखा गया था, वो सेल दिखा था तो किस टाइप का था। राइट, ठीक है, तो हम थोड़ा सा आज बेसिक हिस्ट्री डिस्क्राइब करेंगे सेल की। ठीक है, तो सेल में सबसे पहले हमको देखना है कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, हु डिस्कवर्ड सेल। ठीक है, सेल सबसे पहले किसके द्वारा देखा गया था, हु वाज द साइंटिस्ट हु फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड सेल। तो एक साइंटिस्ट है हमारे रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो बहुत कॉमन है ये, तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं तो ये भी डिस्कस करना ज़रूरी है कि सबसे पहले सेल किसने देखी थी। ठीक है, तो उस टाइम के साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। अच्छा, इसमें एक ख़ास बात क्या है, रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखी थी वो डेड सेल थी। ठीक है, उस सेल के अंदर कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट थे, जैसे न्यूक्लियस भी एब्सेंट था, साइटोप्लाज्म नहीं था, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था, किसी भी टाइप का कोई ऑर्गेनल उन्हें नहीं दिखा। सेल अंदर से खाली दिखी, जैसे एक कमरा होता है उसके अंदर अगर फर्निश्ड ना हो, उसके अंदर बेड ना हो, टीवी ना हो, ये सारी चीज़ें ना हो तो वो खाली दिखेगा। उसी तरीके से जब रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले देखा तो सेल्स उनको इस तरीके से कंपार्टमेंट्स की तरह दिखे थे जिसको चारों तरफ से किसी स्ट्रक्चर ने घेर रखा है। तो ये जो स्ट्रक्चर था ये क्या था, दैट वाज नथिंग बट द सेल वॉल। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखी थी वो कैसी सेल थी, दैट वाज डेड सेल। डेड सेल थी और इसके अंदर कोई सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं थे और सिर्फ उन्होंने क्या देखा था, सेल वॉल देखा था, वो अंदर से खाली थे। राइट, अब ये उन्होंने देखा कहाँ था, किस टाइप के प्लांट के अंदर ये देखा था, उन्होंने कॉर्क के अंदर देखा। व्हाट इज़ कॉर्क, लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा। ठीक है, नॉर्मली बॉटल्स के ऊपर जो कॉर्क फिट किए जाते हैं उसी कॉर्क की एक पतली सी स्लाइस उन्होंने काटी और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखने की कोशिश की।
तो वो जो लकड़ी का टुकड़ा था वो किस प्लांट का था? क्वैकस प्लांट का था, ठीक है। क्वैकस प्लांट से उन्होंने क्या एक्सट्रैक्ट किया था? एक कॉर्क स्लाइस निकाली और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर दिखा, तो उन्हें कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स उसमें दिखे कि ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स मिलके ये जो पूरा वुड का ये जो कॉर्क है ये बना हुआ है, राइट। तो ये तो सबसे पहले सेल की बात हो गई, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवर किया वो क्या था? डेड सेल था, ठीक है। तब डेड सेल डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट हुक ने। तो सबसे पहले अलाइव सेल किसने देखी? जिंदा सेल किसने देखी थी? तो दूसरे साइंटिस्ट हमारे यहाँ पे क्या आ जाते हैं? कौन आ जाते हैं? एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्या देखा? लिविंग सेल देखा। ऐसी सेल देखी जो क्या था? अलाइव था। किस टाइप की सेल देखी थी उन्होंने? किस टाइप की सेल की स्टडी की थी उन्होंने? माइक्रोबैक्टीरियल सेल देखी थी, ठीक है। माइक्रोबैक्टीरियल सेल्स नॉर्मली प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल्स होती हैं, प्रिमिटिव टाइप की सेल्स होती है। सेल ऑर्गेनल्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, ना वो ज़्यादा फंक्शंस कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले उन्होंने लिविंग सेल किसने देखा? एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने देखा था, ठीक है। अब न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? न्यूक्लियस आपको प्रेजेंट जैसे कि पता होगा कि सेल में बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है न्यूक्लियस का, राइट। सेल डिवीज़न हो या फिर जीन्स को ट्रांसफ़र करना हो, डीएनए, आरएनए, सारी चीज़ों का रेप्लिकेशन, बनाना, स्टोर करना, मतलब सेल की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर स्टोर्ड होती है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस को किसने देखा था? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन थे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड लाइव सेल एंड रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, राइट। फिर उसके बाद और कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने सेल के कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें डिस्क्राइब किया, हमको बताया कि ये जो सेल्स होती हैं वो किस तरीके से बिहेव करती हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं, राइट। तो यहाँ पे हम दो साइंटिस्ट का नाम पढ़ेंगे सबसे पहले, जिन्होंने हमें क्या दिया था? सेल थ्योरी दी थी। व्हाट इज़ सेल थ्योरी? कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को उन्होंने स्टडी किया और बताया कि ये कुछ एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, या बैक्टीरियल सेल हो, या एनिमल सेल हो, किसी भी टाइप की अगर सेल है तो उसके अंदर कुछ एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखने को मिलेंगी, ठीक है। इन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने क्या नाम दे दिया? सेल थ्योरी नाम दे दी, ठीक है। तो सेल थ्योरी देने वाले दोनों साइंटिस्ट का नाम क्या था? सिचलेडिन एंड स्वॉन। सिचलेडिन एंड स्वॉन एक साइंटिस्ट के जोड़े थे ये दोनों। सिचलेडिन स्वॉन ने हमको क्या दिया था? सेल थ्योरी दी थी। अब देखते हैं सेल थ्योरी में क्या क्या बताया। मैं मॉडर्न सेल थ्योरी पे थोड़ा बाद में आऊँगा, राइट। तो सेल थ्योरी में उन्होंने हमको दो थियोरीज दी थी, दो थियोरीज उन्होंने दी थी। पहली थ्योरी क्या थी? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल और सेल्स, ठीक है। उन्होंने ये बताया कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा है, इफ़ एन ऑर्गेनिज्म इज़ अलाइव, ठीक है, अगर उनके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिले, ऐसे फंक्शंस देखने को मिलेंगे जैसे ग्रोथ, ठीक है, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, तो कोई भी ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो ये सारे फंक्शन शो करती है वो हमेशा किस चीज़ की बनी हुई होगी? सेल की बनी होगी। इट विल बी मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। या तो एक सेल की बनी हो सकती है, यूनिसेलुलर हो सकती है जैसे एम्यूबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। या तो मल्टी सेलुलर हो सकती है जैसे एलिफेंट, जिराफ, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, प्लांट, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट में यही बताया गया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या तो वो सेल के बने हैं या बहुत सारे सेल्स के बने हैं। This was the first postulate of the cell theory that was given by Sichledin and Schwann, right? What was the second point that was given by Sichledin and Schwann in cell theory? All the functions are the product or product of function of cell. Product और product of function of cell का क्या मतलब होता है ये हमको यहाँ पे समझना है, ठीक है। Product और product of function of cells, इसका मतलब क्या होता है? अब लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जितने भी फंक्शंस करता है, मैं जैसे क्या फंक्शन कर रहा हूँ, अभी आपको पढ़ाने का फंक्शन कर रहा हूँ, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे ये वीडियो बनाने के लिए नॉलेज कहाँ से आई, या मेरे अंदर जो वोकल कॉर्ड्स हैं, मैं लगातार बोल रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, मेरे अंदर एनर्जी कहाँ से आ रही है इस काम को करने के लिए, ठीक है। ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? क्योंकि मेरे बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स हैं वो अपना काम अच्छे से कर रही हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम अपना अच्छा से वर्क कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क कर रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क कर रहा है। तो ये कलेक्टिवली जब एक साथ वर्क करती हैं, अपने फंक्शंस को करती हैं, तभी कोई ऑर्गेनिज्म अपना फंक्शन आगे कर पाता है। जैसे वॉकिंग हुआ, टॉकिंग हुआ, रनिंग हुआ, ये सारे काम तभी स्मूथली चलेंगे जब सेल्स उसके बॉडी की अच्छे से फंक्शन करेंगी, ठीक है। तो
फंक्शन क्या है? इट इज़ द प्रोडक्ट एंड द फंक्शन ऑफ सेल। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर कोई फंक्शन करता है तो वो फंक्शन करने के पीछे की एनर्जी सारी कहाँ से आ रही है? सेल से आ रही है, ठीक है। सेकेंड पोस्टुलेट में ये बताया गया, राइट। अब आते हैं एक थर्ड पॉइंट पे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, पहले तो सेल थ्योरी में ये 2 पॉइंट ही ऐड हुए थे जो सिस्लेडन एंड शॉन ने दिए थे, ठीक है। अब इसी सेल थ्योरी में एक नया पॉइंट और ऐड कर दिया गया, किसके द्वारा? रुडोल्फ वर्चो। रुडोल्फ वर्चो नाम के एक साइंटिस्ट थे। इस सेल थ्योरी में उन्होंने एक तीसरा पॉइंट और ऐड कर दिया और ये सेल थ्योरी क्या बन गई? मॉडर्न सेल थ्योरी बन गई, ठीक है। रुडोल्फ वर्चो वाज अ साइंटिस्ट हु एडेड द थर्ड पोस्टुलेट to the cell theory and the cell theory was now called as modern cell theory, right? तो modern cell theory में कौन सा पॉइंट इन्होंने बताया? all the new cells, जितनी भी नई सेल्स बनती हैं, all the new cells arise from pre-existing cells। इसका क्या मतलब होता है? सपोज करो ये अम्यूबा है, अम्यूबा को रिप्रोडक्शन करने का मन किया तो इसने 1 से 2, 2 से 4, ठीक है, 4 से 8, 16, 32 इस तरीके से, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है? नई सेल्स आती कहाँ से हैं? नई सेल्स अराइज कैसे होती हैं? वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती हैं। जो पुरानी सेल होती है उसके अंदर सेल डिवीज़न होती है तो उससे नई सेल्स बनती है। तो ये एक नया पॉइंट उन्होंने बताया, ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्होंने ये बताया कि सेल के अंदर सेल डिवीज़न की प्रोसेस होती है जिससे सेल का नंबर इंक्रीज़ होता है, ठीक है। सेल डिवीज़न किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बॉडी के अंदर सेल डिवीज़न नहीं होगी तो हमारा प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा, राइट। तो दिस वाज द थर्ड थ्योरी पोस्टुलेट ऑफ द सेल थ्योरी विच वाज एडेड बाय रुडोल्फ वर्चो एंड नाउ द सेल थ्योरी बिकम मॉडर्न सेल थ्योरी, ठीक है। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? सबसे छोटी द स्मॉलेस्ट साइज सेल इज़ पीपीएलओ, ठीक है। या पीपीएलओ कह लो या माइकोप्लाज्म कह लो। व्हाट इज़ माइकोप्लाज्म? माइकोप्लाज्म आर सिंपल बैक्टीरियल टाइप ऑफ सेल्स, दे आर नॉर्मली डिजीज कॉजिंग सेल्स, राइट। इनको हम पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये सबसे छोटी क्यों होती है? क्योंकि इनके पास सेल वॉल एब्सेंट होता है, स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड नो सेल वॉल इज़ प्रेजेंट, ठीक है। इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए इनका साइज़ क्या है? स्मॉलेस्ट है। इसको हम माइकोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट सेल की बात हो गई तो यहाँ पे लार्जेस्ट सेल की भी बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, दैट इज़ द स्मॉलेस्ट सेल, दैट इज़ द बिगेस्ट सेल, राइट। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स एंड शेप्स ऑफ द सेल की बात करेंगे, किस किस टाइप का और किस किस शेप में सेल्स आती हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। हम ह्यूमन बींग्स में ही सेल्स कितनी ज़्यादा वैरायटी की प्रेजेंट हैं, हमारे बॉडी में किस जगह किस शेप की और किस टाइप की सेल पाई जाती है, थोड़ा सा उसकी हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और धीरे धीरे मैं टाइप्स ऑफ सेल पे आऊँगा कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो हम डायग्राम की हेल्प से सारी चीज़ें समझेंगे, ठीक है।